हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 एबायोटिक फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले आपने एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक कंपोनेंट्स का ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन डिस्कस किया है और एबायोटिक फैक्टर के फॉर्म में आप डिस्कस कर चुके हैं टेम्परेचर। नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर है वाटर। सेकंड वाटर हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे लाइट की। तो देखिए, वाटर मेन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है। आप कहेंगे ये है मेन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट। क्लियर? द वाटर इज द मेन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट। मेन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है सेल का। आप कह सकते हैं 70 to 80% जो है वो ये बनाता है सेलुलर फॉर्म का। एक और इंपॉर्टेंट बात आप कहेंगे, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर। ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर, लाइफ का जो ओरिजिनेशन है वो वाटर से ही हुआ है। ठीक है। इसके अलावा वाटर जो है उसकी एसेंशियलिटी प्लांट्स और वेजिटेशन के लिए, वाटर आप जानते हैं प्लांट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। वाटर फॉर प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिकेशंस लिख रहा हूं। सबसे पहली बात तो आप ये कह सकते हैं, मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ सेल्स। मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ सेल्स। अब प्लांट सेल्स की ये टर्जिडिटी मेंटेन करता है तो एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करता है। दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल इन मेंटेनिंग सेफ। ठीक है। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं, दिस वाटर ऑल्सो प्रोवाइड ए मीडियम। वाटर जो है एक मीडियम प्रोवाइड करता है। दिस वाटर ऑल्सो प्रोवाइड ए मीडियम, एक मीडियम प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिकली आप सारे ऑर्गेनिज्म के लिए कह सकते हैं मीडियम फॉर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। प्रोवाइड मीडियम फॉर द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, उन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए ये मीडियम प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी मेंटेन करके आप कहते हैं सेप जो है वो प्लांट ऑर्गन्स की ये मेंटेन कर रहा है। तो ओवरऑल प्लांट्स का जो सर्वाइवल है या वेजिटेशंस का जो सर्वाइवल है वो आप कह सकते हैं लार्जली इस पर डिपेंड करता ही है। और प्रोडक्टिविटी बनाने में अगली इंपॉर्टेंट बात, act as reactant, act as the reactant in photosynthesis। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में स्प्लिटिंग, जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी है उसमें स्प्लिटिंग जो है वाटर की, ये वाटर की स्प्लिटिंग वहां हो रही है और स्प्लिटिंग प्रोसेस होने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और प्रोटॉन एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिससे आप जानते हैं ईटीएस चलता है और एटीपी जनरेट किया जा सकता है। तो वाटर का अपने आप में ये स्टूडेंट्स रोल है। ठीक है। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द टॉलरेंस ऑफ सैलिनिटी, एनसीईआरटी आपको कैटेगरी दे रही है, ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस, जैसे टेम्परेचर के केस में आपने पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ द टॉलरेंस ऑफ सैलिनिटी, और जो सैलिनिटी टॉलरेंस है इसके बिहाफ पर यहां आप कैटेगराइज कर सकते हैं टू टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यूरी हेलाइन और यूरी हेलाइन के अलावा दूसरा आप कह सकते हैं स्टेनो हेलाइन। ठीक है। स्टूडेंट्स, जो यूरी हेलाइन है वो एग्जैक्टली एक वाइड रेंज आप कह सकते हैं जो सैलिनिटी का है उसको टॉलरेट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए ये समझना जरूरी है सैलिनिटी क्या है। सैलिनिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। सैलिनिटी इज एग्जैक्टली द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन ए वाटर सैंपल या इन वाटर, और इसको पीपीटी के फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स पर थाउजेंड।
ठीक है, इसको डिस्कस किया जाता है स्टूडेंट्स पीपीटी, पार्ट्स पर 1000, ये सैलिनिटी देखी जाती है, parts per 1000. Clear? So the water is the main protoplasmic component of the living organisms or cell. Life originated from the water. इसलिए आप इसका importance और significance जो है वो कह सकते हैं बहुत specific है. प्लांट्स के केस में कुछ जो बातें हैं वो मैंने मेंशन की, टर्जिडिटी मेंटेन करता है, मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए कर रहा है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, रिएक्टेंट के फॉर्म में काम करता है. तो देखो यूरी हैलाइन क्या है, आप यूरी हैलाइन के लिए लिख सकते हैं दे आर एबल टू टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, ए वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी. सैलिनिटी की एक वाइड रेंज टॉलरेट करने में ये कैपेबल है. क्लियर? जबकि स्टूडेंट स्टेनोहेलाइन जो है आप कहेंगे दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू a narrow range of salinity. ठीक है, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेट कर रहा है या फिर नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेट कर रहा है, इसके बेसिस पर आप कैटेगराइज कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म अगर वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं इसमें रेगुलेट करने की बेसिकली कैपेबिलिटी हो सकती है. जैसे इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं सैल्मन. ठीक है, इसका एग्जांपल सैल्मन आप कह सकते हैं जो यूरी हैलाइन है, दे आर कैपेबल टू टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी. जबकि जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेट करने वाले ऑर्गेनिज्म है, शार्क इसमें एग्जांपल आप कह सकते हैं, ये बहुत वाइड हैबिटेट में या वाइड सैलिनिटी वाली हैबिटेट में सर्वाइव करने में कैपेबल नहीं होते, या इनका सर्वाइवल वाइड रेंज में नहीं होता. अब देखिए अगर आप ट्रांसफर करें वाइस वर्सा, आप रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ सैलिनिटी में सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म को अगर आप इधर जो वाइड रेंज सैलिनिटी का है या हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है उसमें अगर ट्रांसफर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं सर्वाइवल उनका नहीं होगा. आप अगर शिफ्ट करते हैं तो सर्वाइवल मेंटेन नहीं रह पाएगा. और इसका एक बेसिक रीजन है, इसका बेसिक रीजन है ऑस्मोटिक अडेप्टेशन यहां नहीं हो पाएगा. ठीक, तो देखिए इफ ऑर्गेनिज्म shifted to high salinity area, हाई सैलिनिटी आप कह सकते हैं, और आप कहेंगे इफ ऑर्गेनिज्म शिफ्टेड टू द हाई सैलिनिटी एरिया और वेरिएबल रेंज ऑफ सैलिनिटी, वेरिएबल रेंज ऑफ सैलिनिटी. तो इस कंडीशन में, इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, इस कंडीशन में और इस केस में ये आपको देखने को मिलेगा कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में जब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर आप उसको वेरिएबल कंसंट्रेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो यूरी हैलाइन है उनके तो सर्वाइव करने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो स्टेनो हैलाइन है, स्टेनो हैलाइन आप कहेंगे विल नॉट सर्वाइव, विल नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अडेप्टेशंस. आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अडेप्टेशंस जो है वो ये लैक करते हैं, ये ऑप्ट नहीं कर पाते, इसलिए ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इसके अलावा देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर में सर्वाइव कर रही ऑर्गेनिज्म है, क्या उनको वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं? डेफिनेटली ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हैं, ये यहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, विल नॉट सर्वाइव. व्हाई? तो आप कहेंगे बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स. ये जो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स हैं, ये ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, इसलिए आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स इनका सर्वाइवल यहां नहीं हो पाएगा. ठीक है, अब देखिए जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेट कर रहे हैं
जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेट कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म अगर रेगुलेटर कही जाए, या आप ये कह सकते हैं दे आर वल्नरेबल टू रेगुलेट। तो रेगुलेटर्स होते क्या हैं? किसी भी स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लें। लेकिन इकोलॉजी में जो फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन स्टूडेंट्स वही कंसीडर किया जाता है। टेम्परेचर के केस में भी मैंने आपको बताया था, आगे होम्योस्टेसिस एक मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो यहां सेपरेटली मैं आपको बता देता हूं। देखिए, रेगुलेटर्स वो हैं जिनमें प्रेजेंट है क्या? फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन, जिनमें फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन की कैपेबिलिटी है, दे आर द रेगुलेटर्स। वैसे अगर देखा जाए तो नेचर में सारे ऑर्गेनिज्म ही रेगुलेटर हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो नेचर के आगे डायरेक्टली सरेंडर कर देता हो, मुझे मार, ऐसा नहीं होता है। अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस आप कह सकते हैं एडवर्स हैं, तो भी हर एक ऑर्गेनिज्म उन एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ कोप अप करने का एफर्ट करता है, और जब वो कोप नहीं कर पाता, फेल्योर उसका हो जाता है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो अपनी रेंज से बाहर नहीं कर पाया है। हाँ, लेकिन जो रेगुलेटर है वो भी अपनी रेंज से बाहर रेगुलेट नहीं कर पाता। होम्योस्टेसिस में इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, होम्योस्टेसिस में हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। क्लियर? इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जो वाटर है उसको कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी। तो यहां वाटर का जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है, उस सॉल्ट कंसंट्रेशन की बेसिस पर मैं कुछ कैटेगरीज मेंशन कर रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ salt concentration, on the basis of salt concentration। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं what? ठीक है, तो इसके बेसिस पे देखिए, जो इनलैंड वाटर और ड्रिंकिंग वाटर फर्स्ट कैटेगरी है। इनलैंड वाटर, और बच्चों आप कह सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य ये जो है, यहां अगर पीपीटी आप देखें या कंसंट्रेशन देखें तो आपको मिलेगा 5 पीपीटी, 5 पार्ट्स पर 1000। ठीक है, उसके बाद सी वाटर और मैराइन हैबिटेट, सी वाटर और मैराइन हैबिटेट, मैराइन हैबिटेट। तो ये जो सी वाटर और मैराइन हैबिटेट है, इनमें पीपीटी कंसंट्रेशन या सॉल्ट कंसंट्रेशन 30 to 35 पीपीटी आपको मिलेगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके बाद अगर आप देख रहे हैं हाइपर सैलाइन लेगून्स या हाइपर सैलिनिटी की एरिया, हाइपर सैलाइन लेगून्स, या फिर आप कहेंगे हाइपर सैलिनिटी वाली जो हैबिटेट है, इसमें स्टूडेंट्स 100 ओवर पीपीटी जो है, ओवर पीपीटी जो है वो एग्जैक्टली क्या होता है? सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो आप देखिए एक्सट्रीम कंसंट्रेशन है। ये जो हाइपर सैलाइन लेगून्स हैं वो कौन से हैं? जैसे एक्वेटिक हैबिटेट है, ठीक है, आप बीचेज जो देखते हैं, सी बीच, तो वहां देखो कुछ मडी स्मॉल हैबिटेट होते हैं, मडी स्मॉल हैबिटेट, जिसमें क्या होता है, वाटर स्ट्रीम्स के साथ, वाटर के साथ जो सॉल्ट है वो बहकर किनारे तक आ जाता है, और सॉल्ट किनारे पर काफी ज्यादा जमा होता है। तो वो सॉल्ट कंसंट्रेशन वहां क्या होती है? हाई होती है। ये जो है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से जो सर्वाइवल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का,
वो आप ये कह सकते हैं सॉल्ट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आप डिटरमाइन कर सकते हैं, जो इनलैंड वाटर और ड्रिंकिंग वाटर है, बेसिकली फ्रेश वाटर भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। आपको पता है एक्वेटिक हैबिटेट जो है दे आर कैटेगराइज्ड एज द फ्रेश वाटर हैबिटेट एंड द मैराइन हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट और मैराइन हैबिटेट में ये जो हैं वो कैटेगराइज किए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक तरीके से आपके पास जो एबायोटिक फैक्टर दे रखे हैं उसमें वाटर का डिस्क्रिप्शन था। वाटर इज द मेन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट। क्लियर। अब इसके बाद में एनसीईआरटी को एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया है, water is another the most important factor influencing the life of the organism. In fact, life on earth originated in water and is unsustainable without water. Water के बिना unsustainable है, life water से originate हुई है। Unsustainable क्यों है आप ये जानते हैं, मेन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होने के साथ साथ हमारे सर्वाइवल के लिए इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंसेज हैं जो हमने बात की है। फिर कहता है इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट दैट ओनली स्पेशल एडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनिज्म टू लिव देयर। The productivity and distribution of plants is also heavily depends on the water. तो देखिए मैंने कल टेम्परेचर के साथ वेजिटेशंस का जो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया था पिछले लेक्चर में, आप जो पढ़ चुके हैं, वहां टेम्परेचर के साथ डिस्ट्रीब्यूशन जब आप देख रहे हैं तो आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ अगर जा रहे हैं तो आपको क्लियरली ये देखने को मिलता है कि वहां जो प्रेसिपिटेशन है या जो रेनफॉल पैटर्न है वो भी चेंज हो रहे हैं अलॉन्ग विद द टेम्परेचर। एक बात आप पहले ही क्लियर कर लें, किसी एक एबायोटिक फैक्टर में अगर चेंज होता है दैट लीड्स द चेंज इन द अदर एबायोटिक फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि एक अकेला चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर में अगर चेंज आएगा तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं वाटर साइक्लिंग जो है उस वाटर साइक्लिंग में भी चेंज आएगा, उसमें भी फर्क पड़ेगा। और वाटर साइक्लिंग अगर चेंज होगी तो ऑब्वियस है रेनफॉल पैटर्न चेंज होंगे और इससे वेजिटेशन जो है उनका पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको स्टूडेंट्स दे रखा है you might think that organisms living in ocean, lake and river should not face any water related problems, but it is not true. For aquatic organisms the quality, chemical composition or the pH of water become important. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स को यहां आप क्लियर करने लेना चाहिए। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक हैबिटेट में रहती हैं आपको ये लगता होगा कि वाटर रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है या एक्वेटिक हैबिटेट है, इस एक्वेटिक हैबिटेट में जो ऑर्गेनिज्म है ये ऑर्गेनिज्म वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। ऑर्गेनिज्म ये वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर सकती हैं और वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में मेनली जो है वो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन, मतलब सैलिनिटी, और सैलिनिटी के साथ साथ बच्चों क्या हो सकता है, पीएच। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रही हैं ये आप कह सकते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में वाटर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स फेस करती हैं इनको आप कंसीडर करते हैं ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स। और ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स का एक एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि अगर आप इनको ट्रांसफर करें या शिफ्ट करें वाइस वर्सा फील्ड में, जो हाई सैलिनिटी वाली है उसको लो सैलिनिटी एरिया में ट्रांसफर करेंगे और जो लो सैलिनिटी वाला है उसको हाई सैलिनिटी में अगर ट्रांसफर करेंगे या वेरिएबल सैलिनिटी रेंज में आप ट्रांसफर करेंगे तो उनका सर्वाइवल जो है उस पर डायरेक्टली इंपैक्ट आएगा। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म the quality of water, for aquatic organisms the quality, chemical composition and the pH of water become important. The salt concentration measured as salinity in parts per thousand. ठीक है, salinity आपने लिखा on the basis of salt concentration और ये PPT जो है वो parts per thousand में काउंट किया जाता है। यहाँ मेंशन किया गया है the salt concentration in the inland water is less than 5, ठीक है, 30 to 35 in the sea or the marine habitat and more than 100 in the some hypersaline lagoons. Some organisms are tolerant of a wide range of the salinity, they called the euryhaline, but others are restricted to a narrow range called stenohaline. Many freshwater animals cannot live for long in sea water and vice versa. अगर आप सी वाटर में फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर करेंगे तो वो और मैराइन हैबिटेट जो है उन मैराइन हैबिटेट की ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको आप फ्रेश वाटर में ट्रांसफर कर लीजिए, फ्रेश वाटर की जो हैबिटेट की जो ऑर्गेनिज्म है उनको मैराइन में ट्रांसफर कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो वो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स फेस करेंगी और उनका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो ये स्टूडेंट्स एनसीईआरटी ने कंप्लीटली लिखा है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो हमें यहाँ डिस्कस करना है लाइट। ठीक है, तो अगला टाइटल आप मेंशन कर लें, नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर इज द लाइट। लाइट का अपना इंपॉर्टेंस है
लाइट का अपना सिग्निफिकेंस है, लाइट क्या रोल प्ले करता है ये हम देखेंगे। हाँ जी, तो देखिए नेक्स्ट फैक्टर लाइट। यहां आप कहेंगे प्लांट्स में जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है, सोलर रेडिएशंस ये ट्रैप करते हैं, सोलर रेडिएशंस जो हैं वो ये प्लांट ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जब कर रहे हैं। तो देखिए प्लांट्स में जो सोलर रेडिएशंस प्लांट्स को मिल रही है, या फोटोन एनर्जी जिसको हम कहेंगे, solar radiations in the form of photon energy। और आप ये जानते हैं ये जो फोटोन एनर्जी है इसको प्लांट रिसीव करके फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करता है, फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस है इससे ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर? अब देखो बच्चों, जो ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज हो रहा है, इस ऑर्गेनिक मैटर पर आप ये कह सकते हैं एंटायर बायोस्फीयर का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर्वाइवल डिपेंड करता है। सो आप कह सकते हैं एंटायर बायोस्फीयर डिपेंड्स ऑन दिस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, डिपेंड्स ऑन पीएस एक्टिविटी, या मैं कह सकता हूं जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है उस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी पर एंटायर बायोस्फीयर डिपेंड करता है। अब ये जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है, इससे जो प्रोडक्टिविटी आ रही है, इस प्रोडक्टिविटी पर जो बायोस्फीयर के ऑर्गेनिज्म की डिपेंडेंसी है, ये मैं कह सकता हूं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है। जो प्रोड्यूसर्स हैं उन प्रोड्यूसर्स पर हर्बीवोर्स डायरेक्टली डिपेंड करते हैं और जो कार्निवोर्स हैं वो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, लेकिन ओवरऑल डिपेंडेंसी फोटोसिंथेसिस पर ही है। ठीक है, उसके बाद देखो यहां जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है, इस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में एक विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट यूज किया जा रहा है, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और स्टूडेंट्स, ये विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो है, दिस विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट will call in between 400 nanometer to 700 nanometer, और इसको आप कहेंगे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस पार। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस कहा जाएगा, इसको आप विबजॉर के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हम डिटेल पढ़ते हैं। आप जानते हैं यहां ब्लू स्पेक्ट्रम और रेड स्पेक्ट्रम का कैटेगराइजेशन है। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है, अल्टीमेटली ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इस सोलर रेडिएशन को यूटिलाइज करते हुए हो रही है, तो इसको आपने कहा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। ठीक है, अब देखिए जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है, लाइट की डिपेंडेंसी या लाइट पर डिपेंडेंसी प्लांट की इसलिए है, लेकिन क्या लाइट सिर्फ एक ही तरीके से प्लांट को अफेक्ट करती है या जो लाइफ है उसको अफेक्ट करती है? तो देखो लाइट जो अफेक्ट कर सकती है, सबसे पहले आप ये कहेंगे क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट। ठीक है, फर्स्ट वन। दूसरा मैं कह सकता हूं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट इंटेंसिटी जो है वो भी स्टूडेंट्स अफेक्ट करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में इनको तीनों को डिस्कस किया गया है जो मैं लिख रहा हूं। और थर्ड आप कह सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइट है, जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ये आप कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती हैं, जिसमें स्पेसिफिकली प्लांट्स को आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइट इसी स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया जा सकता है, ब्लू स्पेक्ट्रम, रेड स्पेक्ट्रम, और द स्पेक्ट्रम इन बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर जो पार है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस जो हैं उसको यहां डिस्कस कर रहा है आपसे। ठीक है, इंटेंसिटी जो लाइट है वो डायरेक्टली लाइट की अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे आप अगर डेप्थ के ऑर्गेनिज्म के केस में बात करते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट पे मैं डिस्कस करूं, एक्वेटिक हैबिटेट जो है
इनमें देखिए फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो सरफेस पर या सरफेस वाटर के साथ फ्लोट करते रहते हैं, लेकिन जो डेप्थ में ऑर्गेनिज्म है वहां एक्वेटिक हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म्स ऑफ डेप्थ, अगर डेप्थ की ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं तो आपको वहां लो लाइट इंटेंसिटी के कारण फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी लिमिटाइज होती हुई दिखाई देगी। मतलब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप ये कह सकते हैं यहां क्या होगा, लो लाइट इंटेंसिटी। तो एग्जैक्टली ये अप्रोच है, ये पहुंच है, ये जो है वो अवेलेबिलिटी है। ड्यूरेशन, ये आप प्लांट में फोटोमॉर्फोजेनेसिस के कई फिनोमिनन पढ़ते हैं जिसमें फ्लावरिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, उसमें आप ड्यूरेशन ऑफ लाइट का इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास लाइट का एक बेसिक सिग्निफिकेंस है। अब देखिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू आप फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को भी जज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसके थ्रू अगर आप देखें तो देखो हमें सिर्फ पढ़ना होता है विजिबल लाइट, और ये विजिबल जो है ये है पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसका रेंज आप जानते हैं, इसका जो रेंज है वो आप जानते हैं 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है। 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर है रेंज इन बिटवीन। ठीक है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर जो रेंज है इसमें देखिए एक आप ब्लू स्पेक्ट्रम कहते हैं, ब्लू स्पेक्ट्रम जो ऑलमोस्ट 500 और 550 तक एग्जिस्ट करेगा, और एक आप कहते हैं कौन सा स्पेक्ट्रम, रेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसके बाद में फार रेड। तो ये जो है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए ये यूवी रेडिएशंस होती हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एग्जैक्टली अफेक्ट करेंगी लाइफ को, और लाइफ के साथ साथ आप कह रहे हैं ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो डेप्थ की ऑर्गेनिज्म के केस में, जैसे रेड एल्गी जो डाइवर्सिटी में आपको दे रखा है वहां भी ये अप्रोच करता है। क्लियर? तो इस तरीके से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं उनको हम अगर पहले एक बार ऑब्जर्व करें, यूवी रेडिएशंस और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, देखो उसको कंप्लीट करता हूं पहले मैं। यूवी रेज हो गया, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज। ठीक है, इस तरफ आप कह सकते हैं साउंड वेव्स, अब ये देखिए यूवी रेडिएशंस जो हैं इनका अगर आप रेंज देखें 100 नैनोमीटर टू 400, या आप कह सकते हैं 390 और 400 ही लिख देता हूं मैं, 400 नैनोमीटर स्टूडेंट्स इनकी अप्रोच होती है। ठीक है, ये हैं यूवीसी, यूवीबी और यूवीए। ठीक है, मोस्ट ऑफ यूवीबी एंड सी, मोस्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इनको आप ये कह सकते हैं क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर के थ्रू। मोस्ट ऑफ यूवी बी एंड सी absorbed by the stratosphere, absorbed by stratosphere। जो स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर है और स्ट्रेटोस्फेयर है उसके थ्रू ये एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। क्योंकि देखिए रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहां आप कह सकते हैं सी जो है वो 100 to 280 नैनोमीटर,
जो बी है वो आप कहेंगे 280 टू 320 नैनोमीटर, और जो ए है वो आप कहेंगे 320 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये तो मॉडरेटली हार्मफुल होती है, ठीक है, या लीस्ट हार्मफुल इसको कहिए, ये मॉडरेटली हार्मफुल होती है और ये लीथल होती है, ये यूवीसी स्पेसिफिकली। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर जो है वो आप कहेंगे इनको नहीं आने दे रही है नीचे। सोलर रेडिएशंस जो ये आ रही हैं 100 टू 280 नैनोमीटर की जो यूवीसी है और यूवीबी है, इनको मोस्टली स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर जो ओजोन लेयर है वो इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हम प्रोटेक्टेड हैं। इसीलिए ओजोन जो है उसको अम्ब्रेला लेयर आप कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर। ठीक है, यहां यूवीबी जो है स्टूडेंट्स उसके इंपैक्ट दे रखे हैं, एनवायरमेंटल इशू का जो चैप्टर उसमें इंपैक्ट दे रखे हैं, उस पर कई बार क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। स्किन कैंसर, इम्यून सिस्टम का डिग्रेडेशन, डीएनए डिग्रेडेशन, इसके अलावा कैटरेक्ट वगैरह, और ये सब जो है वो आपको यहां दे रखे हैं। तो यूवीबी को आप स्पेसिफिकली देखें, मैंने इसी के लिए इसके साथ इनको डिस्कस किया है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो देखो जो फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है, इन पे आ जाइए। आपने कहा एक्सरेज, गामा रेज, यूवी रेज, इस तरीके से ये यहां है, साउंड वेव्स, रेडियो वेव्स। तो देखो ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस हैं, पार फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, और इसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है, और इसी को आप पढ़ रहे हैं, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो लाइट का इंपैक्ट क्या क्या हो सकता है। तो लाइट जो है वो भी जो ऑर्गेनिज्म है या स्पेसिफिकली जो वेजिटेशन है, उन वेजिटेशंस के डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है। कैसे? तो उसके लिए मैं एक स्ट्रेटिफिकेशन लिख रहा हूं। अब स्ट्रेटिफिकेशन क्या होंगे तो आप जानते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन जो है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेजिटेशंस और वेजिटेशनल पैटर्न। लेकिन क्या वर्टिकल के अलावा कोई डिस्ट्रीब्यूशन की पॉसिबिलिटी और भी है? तो हाँ, उसको हम यहां से डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो आप कहेंगे इंपैक्ट ऑफ लाइट, स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, ये जो स्ट्रेटिफिकेशन का प्रोसेस है बच्चों, ये एग्जैक्टली आपको देखो इस तरीके से मिलेगा। सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन पे आ रहा हूं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में देखो जैसे ये कोई मडी एज है लेग का, लेग, और इसमें ये वाटर सरफेस हम मान लेते हैं। तो ये जो जोन है इसको बोलेंगे आप लिटोरल जोन, लिटोरल जोन। ये वाटर सरफेस आपने कहा, तो ये जो है वो है लिम्नोटिक जोन। अभी जो लिम्नोटिक जोन है, इस लिम्नोटिक जोन में ही फाइटोप्लैंक्टॉन्स की प्रेजेंस होती है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म जो है स्टूडेंट्स, उनकी प्रेजेंस होती है। ये सोलर रेडिएशन का पेनिट्रेशन होता है। तो यहां लाइट इंटेंसिटी या लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर इनके लिए नहीं होता है। मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यही है, इनके लिए आपने कहा लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा। लिम्नेटिक या लिम्नोटिक जोन जो है, लिम्नेटिक जोन के बाद अगला देखिए आप कहेंगे प्रोफंडल। तो देखिए लिम्नेटिक जोन के बाद आप कह रहे हैं प्रोफंडल। उससे पहले यूफोटिक और डिस्पोटिक डिस्कस कर लेते हैं। यूफोटिक
डिस्फोटिक प्रोफंडल। ठीक है, आपको सिर्फ लाइट के पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग इनकी यूटिलिटी डिस्कस करनी है, ये सब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो ये जो प्रोफंडल हैं ये बेसिकली आप कह सकते हैं कैसे जोन है, डार्कर जोन है, जहां लाइट का पेनिट्रेशन नहीं होता है। तो देखो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी लाइट का पेनिट्रेशन आप कह सकते हैं कम होता चला जाएगा। सो द लाइट इंटेंसिटी विल डिक्रीज, लाइट इंटेंसिटी विल डिक्रीज along with depth of the water body, depth of water body। जो वाटर बॉडी है उसकी डेप्थ जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आप कहेंगे लाइट इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डार्कर जोन आ गया। इवन एनसीईआरटी एडेप्टेशन में आपको लिख के देती है कि जो 500 मीटर और मोर देन 500 मीटर जो जोन है, डार्कर जोन है, उन वहां ऐसी ऑर्गेनिज्म है जिनको पता ही नहीं है कि नेचर में क्रिस्टल सोर्स ऑफ एनर्जी, नेचर में एक सोर्स ऑफ एनर्जी सन भी एग्जिस्ट करता है क्या। ठीक है, तो ये लाइट इंटेंसिटी जो है वो अल्टीमेटली इधर क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये बच्चों पेनिट्रेशन रेडिएशंस का आपको बताता है और इसके लिए इसको आपने कहा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन, या इसको आप कह सकते हैं स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक, स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक। देखो लेयर्स बनी है यहाँ, लेक में लेयर्स बनी है और ये लेयर्स जो है वो लाइट इंटेंसिटी का जो इंपैक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां दिखाई दे रही है। जहां लाइट इंटेंसिटी मैक्सिमम है वहां मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रही है, आप इसको देख सकते हैं। अब देखो यहां जो स्ट्रेटिफिकेशन का प्रोसेस हॉरिजॉन्टल आपने डिस्कस किया, इसके अलावा एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है जो फॉरेस्ट में आपको मिलेगा, ये लैंड हैबिटेट में मिलेगा, इकोसिस्टम में आपको दे रखा है। इकोसिस्टम की जो कंपोनेंट्स हैं या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है स्टूडेंट्स, उसमें आपको ये मेंशन करके दिया है। तो अगला एक और जो फॉर्म है वो भी मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन। अब वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो क्या है, देखिए नेक्स्ट सेकंड वाज द वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, देखो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन में ये होगा, आप अगर देखें तो सबसे पहले हाई कैनोपीड प्लांट होते हैं फॉरेस्ट एरिया में, उसके बाद स्मॉल कैनोपी वाले बनने लगेंगे, स्मॉल सर्ब्स, ग्रासेज। सो दिस इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बॉटम के साथ। ये आपको देखिए प्लांट्स की जो रेंज है ये बिल्कुल आपको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेगी। ठीक है, यहां थे आपके पास लार्ज कैनोपीड। ठीक है, इधर अगर आप देखें तो क्या होता जा रहा है, स्मॉल ग्रासेज, और ये अगर देखें आप तो आप कहेंगे स्मॉल कैनोपी। दिस इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिज्म का है, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही एग्जैक्टली वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन कंसिडर किया जाता है। अब देखो ये जो लार्ज कैनोपीड प्लांट है, आप बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इस लार्ज कैनोपीड प्लांट में या इस प्लांट को लाइट इंटेंसिटी ज्यादा से ज्यादा मिली है। इवन जो बॉटम की ग्रासेज है, ये ग्रासेज आप ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट डार्कर कंडीशंस में, या ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं लो लाइट पेनिट्रेशन को फेस करती हैं। स्मॉल ग्रासेज दे आर द लो लाइट penetration, low light penetration is there। ठीक है, तो ये वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन है। इस तरीके से स्टूडेंट्स लाइट के आप इंपैक्ट देख सकते हैं। ये एग्जांपल आप कह सकते हैं स्ट्रेटिफिकेशन इन द फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट इकोसिस्टम।
क्लियर, मेंशन कर लें आप। इसके बाद देखिए लाइट से रिलेटेड इंपैक्ट अगर हम देख रहे हैं, आपने कहा जो बॉटम की ग्रासेज हैं वो लो लाइट इंटेंसिटी के लिए अडेप्टेड है, लो लाइट पेनिट्रेशन है, स्मॉल ग्रासेज और बॉटम ग्रासेज अडेप्टेड फॉर लो लाइट इंटेंसिटी। और अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में लाइट इंटेंसिटी कहीं लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, प्रोडक्टिविटी के केस में मैं बात कर रहा हूं, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी के केस में अगर लाइट इंटेंसिटी कहीं लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, तो वो यही हो सकता है, जो बॉटम की ग्रासेज है उनके लिए हो सकता है। हालांकि आपने कहा वो अडेप्टेड है फॉर द लो लाइट इंटेंसिटी। क्लियर। यहां आप जानते हैं इन ऑर्गेनिज्म के लिए लाइट इंटेंसिटी कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप डेप्थ की तरफ जा रहे हैं आप स्टूडेंट्स इनको देख सकते हैं कि ये जो लाइट इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर। तो देखिए ये हुआ लाइट। एनसीईआरटी को डिस्कस कर लेते हैं। Since plant produce food through the photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy, तो आप जानते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सोलर रेडिएशंस हैं। वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे ही आप फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करते हैं, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर कह रहा है particularly autotrophs, many species of small plants, herbs and shrubs growing in the forest are adapted to the photosynthesis optimally under very low light conditions because they are constantly overshadowed by tall canopied tree। इसीलिए मैंने यहाँ वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन को रिप्रेजेंट किया है। देखो वो कह रहा है आपको कि जो स्मॉल कैनोपी ट्रीज हैं, जैसे इनमें आप काउंट कर सकते हैं हर्ब्स हो सकते हैं, इनमें सर्ब्स हो सकते हैं। तो जो हर्ब्स और सर्ब्स हैं, इसके अलावा जो बॉटम की ग्रासेज हैं, ये सब लो लाइट इंटेंसिटी के लिए जो है वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। इनमें अडेप्टेशन होता है बिकॉज दे आर ओवरशैडोड। ये जो लार्ज कैनोपीड है उनके थ्रू आप ये कह सकते हैं ये ढक लिए जाते हैं। ठीक है। फिर देखिए स्टूडेंट्स लिखा है मैनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर द फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट फॉर द फ्लावरिंग। तो फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग जो है वो मैंने आपको शुरू में बताया था कि लाइट इंटेंसिटी का भी इंपैक्ट आता है, ड्यूरेशन का भी इंपैक्ट आता है और क्वालिटी का भी इंपैक्ट आता है। ठीक है। For many animals too, light is important and they use the diurnal and seasonal variations in light intensity and duration as cues for the timing their foraging, reproductive and migratory activities। तो देखो लाइट ड्यूरेशन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को अफेक्ट करता है, ये कहना चाह रहा है। लाइट का ड्यूरेशन, लाइट ड्यूरेशन प्लांट्स के केस में तो सीधा आपने कह दिया फ्लोरिंग फिनोमिनन है और इसको हम कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। एनिमल्स के केस में आप आइए। एनिमल्स देखिए स्टूडेंट्स, एनिमल्स के केस में अगर हम देखें जो लाइट का इंपैक्ट है, तो वो कह रहा है कि जो डायरनल मोमेंट है, डे और नाइट जो शिफ्ट हैं, लाइट के अकॉर्डिंग, लाइट के पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग वहां टेम्परेचर होते हैं। आपको साइबेरियन क्रेन का एग्जांपल पता होना चाहिए। साइबेरियन बर्ड्स जो हैं, साइबेरियन बर्ड्स का माइग्रेटरी मोमेंट है या उनका जो माइग्रेशन है वो इस बात को क्लियर करता है। ठीक है। बिकॉज लाइट ड्यूरेशन शॉर्ट होने से कंपैरेटिवली आप ये कह सकते हैं टेम्परेचर लो हुआ, और टेम्परेचर लो होने से कोल्डर क्लाइमेटिक रीजन से वो वार्मर क्लाइमेटिक रीजन की तरफ ट्रांसफर होते हैं, माइग्रेट करते हैं। लेस हॉस्पिटेबल एरिया से मोर हॉस्पिटेबल एरिया की तरफ वो शिफ्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको कह रहा है कि उनकी जो बेसिकली माइग्रेटरी एक्टिविटीज हैं या जो फॉरेजिंग पैटर्न हैं, वो फॉरेजिंग पैटर्न उनके अफेक्ट होते हैं और उनको चेंज करके वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। लिखा है फॉर मेनी एनिमल्स टू लाइट इज द इंपॉर्टेंट एंड दे यूज द डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। इंटेंसिटी और ड्यूरेशन दोनों को वो यूज करते हैं और इसका सीधा इंपैक्ट आता है फॉर देयर फॉरेजिंग पैटर्न्स एंड रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज। ठीक है। The availability of light on land is the closely linked with the
that of the temperature since the sun is the source for both, but depth or deep की जो organism है more than 500 meters in the oceans, the environment is dark and its inhabitants are not aware of the existence of a celestial source of energy called sun. ठीक है, मैं भी आपको बता रहा था एडेप्टेशन में भी इसको एक्सप्लेन किया गया है और यहां भी लिखा गया है कि 500 मीटर से ज्यादा की डेप्थ की जो ऑर्गेनिज्म है उनको ये क्लियर ही नहीं है या उनको ये पता नहीं है, वो ये जानती नहीं है कि नेचर में सन जैसा एनर्जी का कोई सोर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, व्हाट देन इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी? तो उनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो आप ये कह सकते हैं वो बेसिकली कीमोसिंथेटिक नेचर के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हीं से वो आप कह सकते हैं केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से ही वो एनर्जी गेन करते हैं। जैसे इसी के लिए एग्जाम में इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था जो डार्कर जोन है या जो डीप सी ओशियंस हैं उनमें प्रोड्यूसर्स कौन हैं? डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ये क्वेश्चन था। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, इन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में प्रोड्यूसर्स जो होंगे, ये प्रोड्यूसर्स आर्की बैक्टीरिया होगा। और आर्की बैक्टीरिया आप ध्यान रखें, यहां जो प्रोड्यूसर होगा वो कीमोसिंथेटिक नेचर का होगा। कीमोसिंथेटिक नेचर, क्योंकि ये वो जोन है जहां लाइट का पेनिट्रेशन होता ही नहीं है। ठीक है, द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लाइट। स्पेक्ट्रल क्वालिटी मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी, पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। ठीक है, द यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू द मेनी ऑर्गेनिज्म व्हाइल नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। तो वो कह रहा है कि यूवी कंपोनेंट जो स्पेक्ट्रम के हैं दैट इज हार्मफुल फॉर द मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो हार्मफुल है, लेकिन आप अगर देखें नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम के जो सारे कलर कंपोनेंट हैं वो हार्मफुल नहीं है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स आपको दे रखा है of visible spectrum are available for the marine plant living in a different depth of the oceans. Among the red, green and brown algae that inhabit the sea, which is likely to be found in the deepest water and why? तो देखो deepest water में जो presence मिलेगी आपको मिलेगी red algae, red algae present in the great depth, presence in great depth। ठीक है, और यहां स्टूडेंट्स ये ब्लू स्पेक्ट्रम की रेडिएशंस और यूवी रेडिएशंस जो है उनको एब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है, इसका एक रीजन है, आपको देखो डाइवर्सिटी में भी ये पढ़ाया जाता है तो आप कनेक्ट कर लें कि ये जो स्पेसिफिकली रेड एल्गी हैं इनमें आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन जो फाइकोबिलिन्स हैं उन फाइकोबिलिन्स पिगमेंट्स की प्रेजेंस होती है। दे कंटेन द फाइकोबिलिन्स और ये जो फाइकोबिलिन्स पिगमेंट हैं जिसमें आप कहते हैं आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोएरिथ्रिन, तो ये जो है बच्चों फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन दे आर कैपेबल टू एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ द ब्लू स्पेक्ट्रम एंड स्मॉल फॉर्म ऑफ यूवी रेडिएशंस। तो इनमें ये कैपेबिलिटी है, इसलिए ये डेप्थ में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, कई बच्चे इसको मिस इंटरप्रेटेट कर देते हैं कि यूवी रेडिएशंस का और ब्लू जो स्पेक्ट्रम की लाइट है उसका पेनिट्रेशन डेप्थ तक है इसलिए ये डेप्थ में प्रेजेंट होता है। नहीं, इसका अपना कंपोनेंट है, उस पे फोकस करिए आप। जो ये एल्गी हैं, रेड एल्गी हैं, दे कैन सर्वाइव इन ग्रेटेस्ट डेप्थ बिकॉज दे हैव द फाइकोबिलिन्स एंड दीज फाइकोबिलिन्स हैव द कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब द ब्लू स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट एंड द यूवी रेडिएशंस ऑफ लाइट। जो एक तरीके से मॉडरेटली हार्मफुल आपने लिखी थी, यूवी ए, बी और सी की हमने बात की थी, जिसमें आपने कहा था ए जो है वो लीस्ट हार्मफुल और बी मॉडरेटली हार्मफुल है, सी जो है वो लीथल है। तो ये स्टूडेंट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपके पास एबायोटिक फैक्टर लाइट का रहा। हाँ जी स्टूडेंट्स, एबायोटिक फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं और अब हम बात करेंगे एडेफिक फैक्टर्स। एडेफिक फैक्टर्स में
आप कहेंगे सॉइल। देखिए सॉइल जो है वो क्या है, तो इसके लिए हम लिखेंगे द uppermost layer of earth crust, layer of earth's crust is the soil। क्लियर? एनसीईआरटी ने इसके बाद इसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया है। तो फॉर्मेशन का कैसे होता है, आप कहेंगे विदरिंग प्रोसेस। ये विदरिंग प्रोसेस जो है वो बेसिकली डिग्रेडेशन है। रॉक्स जो है, विदरिंग प्रोसेस किसका, तो आप कहेंगे रॉक्स का। विदरिंग प्रोसेस रॉक्स का जब होता है तो वहां से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज बेसिकली द सॉइल। और अपर मोस्ट लेयर के साथ साथ आप कह सकते हैं यहां प्रेजेंट होती हैं सॉइल हॉरिजन लेयर्स। स्टूडेंट्स, वहां प्रेजेंस होती है ऑलवेज सॉइल हॉरिजन लेयर्स की। ठीक है, तो देखिए ये जो सॉइल का फॉर्मेशन है, विदरिंग प्रोसेस के थ्रू सॉइल का जो बनना है, इसको हम कह सकते हैं पीडोजेनेसिस। Piedogenesis is basically the soil formation. Piedogenesis is the soil formation. ठीक है, पीडोजेनेसिस सॉइल का फॉर्मेशन है। और सॉइल के बारे में स्टडी करना, इनएडिफिक फैक्टर्स को स्टडी करना, सॉइल को कंप्लीट स्टडी करना, सॉइल प्रोफाइल को स्टडी करना बच्चों कहा जाता है पीडोलॉजी। क्लियर? इसको कहा जाएगा पीडोलॉजी। अब देखिए जो सॉइल है उसके टाइप्स सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल। बेसिकली प्लांट और वेजिटेशन जो है वो सॉइल में ग्रो करते हैं, तो उसके पीछे क्या थीम है, उसका बेसिक थीम क्या है? द प्लांट्स रिक्वायर द मिनरल न्यूट्रिएंट्स। आपने एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स पढ़ा होगा जिसमें सॉइल लेस कल्चर पॉसिबल है। तो एग्जैक्टली सॉइल की यूटिलिटी यहां क्या है, तो आप कहेंगे सॉइल जो है वो मिनरल रिच होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं रिजर्वायर फॉर द प्लांट्स, रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स फॉर प्लांट्स। इसलिए प्लांट्स और वेजिटेशंस के लिए सॉइल का अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉइल का जो कॉम्पोजिशन है उस सॉइल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे ही हम टाइप ऑफ सॉइल को डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर कॉम्पोजिशन आप सॉइल का अगर देखें तो किसी एक सॉइल कॉम्पोजिशन में, एक गुड सॉइल कॉम्पोजिशन, a good soil composition contain 40 to 45% minerals, 40 to 45% minerals। इसमें ये मिनरल्स की क्वांटिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, इतना मिनरल उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर 50% तक भी ये होता है तो सॉइल जो है वो गुड मानी जाती है क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आप कह सकते हैं सॉइल पार्टिकल्स और ग्रेन्स की प्रेजेंस है, ये बच्चों 20 से 25% हो सकती है, 20 to 25% हो सकती है। इसके अलावा यहाँ मॉइस्चर जो है, ये मॉइस्चर वेरिएबल होता है, 10 to 25% तक मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, और सबसे कम आप कहेंगे ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर की अवेलेबिलिटी होती है। देखिए स्टैंडर्ड डाटा इसका नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक एस्टिमेटेड वे में इसको मेजर करें तो आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर नॉट मच मोर देन द 5 to 10%, इससे ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर आप कह सकते हैं 10 to 20 और 25%, और ये जो पार्टिकल्स हैं, ग्रेन्स हैं, ये आप कह सकते हैं ये भी 20 से 25% टोटल कॉम्पोजिशन का होना चाहिए। तो इस तरीके से जो गुड सॉइल कॉम्पोजिशन है वो मिनरल्स की मैक्सिमम क्वांटिटी को होल्ड करता है। अगर मिनरल्स की क्वांटिटी मैक्सिमम है तो उसको आप गुड सॉइल कॉम्पोजिशन कहेंगे। ठीक, अब अगर टाइप इसका डिटरमाइन हम करें तो सबसे पहले आपके पास है सैंडी सॉइल। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं क्ले सॉइल, और उसके बाद आप कह सकते हैं लॉम सॉइल। ठीक है, लॉम सॉइल है, क्ले सॉइल है और सैंडी सॉइल है।
ठीक है। अब ये जो लॉम, क्ले और सैंडी सॉइल हैं, इनके कॉम्पोजिशन को अगर आप देखें तो देखो, ये जो सैंडी सॉइल मैंने लिखा है यहां, इसमें सॉइल ग्रेन्स काफी ज्यादा होंगे। सॉइल ग्रेन्स 80% तक, अप टू 80% आप कह सकते हैं ये प्रेजेंट होते हैं या इनकी प्रेजेंस होती है। इसके अलावा पुअरली एरेटेड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है इसकी स्टूडेंट्स, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर बच्चों ये भी देखी जाए तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, इसकी कम होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी काफी कम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जो हैं, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी आप कह सकते हैं काफी कम होती है। तो यहां स्टार लगा के आप मेंशन कर लें, लेस न्यूट्रिएंट्स, लेस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। ये यहां से आप मेंशन कर सकते हैं, पुअरली एरेशन के बजाय वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कम है, तो आप कह सकते हैं नॉट मोर बेनिफिशियरी या बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स और वेजिटेशंस। प्लांट्स और वेजिटेशंस के लिए आप ये कह सकते हैं बहुत बेनिफिशियल कंडीशन इसकी नहीं होती। क्ले सॉइल में अगर आप देखें तो 40 to 45% ऑफ द ग्रेन होंगे। ठीक है। और यहां इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बच्चों आप कह सकते हो क्या होगी, मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यहां देखी जा सकती है। क्लियर है। अब जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी मैक्सिमम होगी, अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे मेजर करते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर सॉइल सैंपल को आप लीजिए और उसमें वाटर आप डालिए, कंप्लीटली पॉर्ड जब आप वाटर से उसको कर देते हैं तो कितना, कब तक वो सैचुरेट होती है, जितना वाटर कंटेंट वो सैचुरेट होने के लिए रिक्वायर करती है, उसको आप बेसिकली स्टूडेंट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो क्ले में ठीक होता है, आप कह सकते हैं गुड न्यूट्रिएंट कंटेंट, गुड न्यूट्रिएंट कंटेंट, लेकिन एग्जैक्टली गुड सॉइल कॉम्पोजिशन जो है उससे कम ही होगा। ठीक है। न्यूट्रिएंट कंटेंट इसका कम होता है और गुड न्यूट्रिएंट कंटेंट है, इसलिए आप ये कह सकते हैं वेजिटेशंस के लिए जो है वो ये बेनिफिशियल है कंपैरेटिव टू द सैंडी सॉइल। गुड फॉर वेजिटेशंस, गुड फॉर वेजिटेशंस। ठीक है। ये हुआ क्ले सॉइल। तो देखो, सॉइल का जो कॉम्पोजिशन है वो मैंने यहां मेंशन किया था, और इस कॉम्पोजिशन के बिहाफ पर, इस सॉइल कॉम्पोजिशन के बिहाफ पर ही हम देख रहे हैं कौन से टाइप का जो सॉइल है उसकी क्वांटिटेटिव प्रेजेंस या उसमें कंटेंट जो प्रेजेंट है उस कंटेंट की क्वांटिटेटिव प्रेजेंस क्या रहती है। इसके बाद न्यूट्रिएंट रिच सॉइल की हम बात कर सकते हैं। ठीक है। ये न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है लॉम सॉइल। देखो, इसको करेक्टराइज किया जा सकता है, न्यूट्रिएंट रिच है ये लॉम सॉइल। ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मॉडरेट लेवल की है बच्चों, मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और कंपोजिशन में इसके अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं क्ले, सैंड एंड सिल्ट, ये कंपोजिशन में इसके प्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट 60% तक, जिसमें क्ले एंड सैंड 40-20% ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं। कुछ ये पार्टिकल्स की प्रेजेंस हो सकती है। मॉडरेट लेवल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, न्यूट्रिएंट रिच होती है, तो आप कह सकते हैं हाईली बेनिफिशियल फॉर द
highly beneficial for vegetations। जो वेजिटेशंस हैं उनके लिए स्टूडेंट्स ये हाईली बेनिफिशियल होती है, उनके लिए बेनिफिट्स जो हैं उसके कंपैरेटिवली आप कहेंगे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हुई सॉइल। अब देखो जो सॉइल कॉम्पोजिशन है, इस सॉइल कॉम्पोजिशन में आपने कहा था 40 to 45% मिनरल्स। ये मिनरल क्वांटिटी जो है वो अप टू 50% हो सकती है। मॉइस्चर कंटेंट भी अगर हम देखें 10 to 25% होता है, लेकिन 20 से 25% जनरली होना चाहिए। पार्टिकल्स और ग्रेन्स ये हैं, और ऑर्गेनिक मैटर ऑलमोस्ट 5% ही होना चाहिए। 5 to 10 अगर होता है, मतलब इससे ज्यादा अगर ये होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर की बहुत ज्यादा प्रेजेंस जो है वो सॉइल को एक तरीके से आप कह सकते हैं एनरिच नहीं बनाती वेजिटेशंस को ग्रो करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब जो सॉइल टेक्सचर है, वो सॉइल टेक्सचर क्या है, अगला आपका जो रेफरेंस है आपको जो पढ़ना है वो सॉइल टेक्सचर। तो नेक्स्ट आप टाइटल मेंशन करें सॉइल टेक्सचर। हम पढ़ रहे हैं एडाफिक फैक्टर सॉइल, एंड दैट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं, उसको हम मेंशन करते हैं किसमें, सॉइल में। तो नेक्स्ट टाइटल आप मेंशन कर लें सॉइल टेक्सचर। देखिए सॉइल टेक्सचर क्या है बच्चों, soil texture is the physical structure of soil। soil texture, और इसके लिए आप कह सकते हैं physical structure of soil। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। और इस फिजिकल स्ट्रक्चर में आप कहेंगे कैसे बनती है, एग्जैक्टली जो ग्रेन्स प्रेजेंट है उनका साइज क्या है, उनका प्रोपोर्शन क्या है, या डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनका प्रोपोर्शन क्या है, एंड अरेंजमेंट। दिस फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल कम्स इन द एग्जिस्टेंस ड्यू टू साइज। अब देखिए साइज ऑफ ग्रेन्स हो सकता है एंड अदर पार्टिकल्स। इसके अलावा कह सकते हैं प्रोपोर्शन क्या है उनका, एंड अरेंजमेंट तो बच्चों अरेंजमेंट हुआ, प्रोपोर्शन हुआ और साइज हुआ, इनके बिहाफ पर आप जो है वो सॉइल टेक्सचर को डिटरमाइन कर सकते हैं। कंप्लीटली आप कह सकते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके साथ साथ ही आप परकोलेशन एक टर्म पढ़ते हैं, परकोलेशन एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। क्या है परकोलेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और परकोलेशन को दोनों को एक साथ हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए ये जो है वो सॉइल की जो पोरोसिटी है, सॉइल पोरोसिटी मीन्स जो ग्रेन्स का अरेंजमेंट है, उन ग्रेन्स के अरेंजमेंट से, जैसे ये देखिए पार्टिकल्स और ग्रेन्स का अरेंजमेंट अगर किसी सॉइल सरफेस के साथ में ये दिखाऊं, तो स्टूडेंट्स यहां से वाटर कंटेंट जो लीच डाउन होके जा रहा है, जो लीचिंग उसकी हो रही है, ये लीचिंग प्रोसेस जो है वो इस परकोलेशन से कोरिलेट करती है। हाउ मच कंटेंट ऑफ द लिक्विड और द वाटर विल लीच डाउन। ठीक है, ये इसका परकोलेशन जो है वो डिसाइड करता है। और इसी के साथ हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिस्कस कर सकते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में आप कह सकते हैं, मैंने पहले भी कहा था आपको, देखो किसी भी सॉइल सैंपल को वो रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट जो उसको सैचुरेट कर दे। ठीक है, तो आप कहेंगे रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट, रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट टू सैचुरेट सॉइल सैंपल, टू सैचुरेट सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल को सैचुरेट करने के लिए वाटर कंटेंट जो रिक्वायर्ड है, वो वाटर कंटेंट आप कह सकते हैं परकोलेशन डिटरमाइन करता है। अब देखो ये जो परकोलेशन जो है वो डिटरमाइन कर रहा है, आपने कहा बेसिकली जो रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट है जो सैचुरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है, मींस जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेसिकली सॉइल की है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी
आपने कहा रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट फॉर ए सॉइल सैंपल टू सैचुरेट द सॉइल सैंपल, और इसी के लिए अलग से कुछ वर्ड्स में लिख सकता हूं, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, जो एग्जैक्टली उसके अरेंजमेंट को ही शो करते हैं। ग्रेन साइज हुआ, एग्रीगेशन हुआ, और इसके अलावा ये पर्टिकुलर जो कॉम्पोजिशन है स्टूडेंट्स, जो क्वांटिटी प्रेजेंट है डिफरेंट सब्सटेंसेज की सॉइल कॉम्पोजिशन, ये एग्जैक्टली किसी भी सॉइल सैंपल का, ये जो मैंने मेंशन किए हैं, ये किसी भी सॉइल सैंपल का आप कह सकते हैं परकोलेटिंग नेचर या फिर उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, उस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ये डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, जैसा आपने कहा सॉइल की जो पोरोसिटी है उस पर भी ये डिपेंड करता है, मींस जो पार्टिकल्स और ग्रेन्स हैं इन बिटवीन स्पेस कितना है उनमें कि जितना स्पेस होगा उतना ही आप कह सकते हैं रीच डाउन करने में इजीली वो हो सकेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए किसी पर्टिकुलर एरिया का जो वेजिटेशन है वो सॉइल पे डिपेंड करता है। ये कैसे सॉइल डिटरमाइन करता है, तो आप कहेंगे वेजिटेशन या वेजिटेशनल pattern of an area that determined by the soil, vegetation pattern of an area that determined by the soil or depends on the soil। तो जो वेजिटेशनल पैटर्न की डिपेंडेंसी है, उस वेजिटेशनल पैटर्न की डिपेंडेंसी क्यों है, या किसी पर्टिकुलर एरिया का वेजिटेशन सॉइल पर जो है वो कैसे डिपेंड कर सकता है, तो इसके लिए आप कह सकते हैं वहां की टोपोग्राफी, मिनरल कॉम्पोजिशन और पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। टोपोग्राफी आप जानते हैं सरफेस स्ट्रक्चर की बात की जाती है। टोपोग्राफी इज द सरफेस स्ट्रक्चर, और बच्चों ये जो सरफेस स्ट्रक्चर है, ये सरफेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपने कहा जो कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स जो सरफेस पर प्रेजेंट हैं वो अपीयरेंस में कैसा आते हैं, जैसे माउंटेन आप कह सकते हैं, स्लोप आप कह सकते हैं, हिली एरियाज आप कह सकते हैं, प्लेन फील्ड्स आप कह सकते हैं, तो ये सरफेस स्ट्रक्चर है टोपोग्राफी के साथ साथ जो मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स का कंपोजिशन क्या है, ये मिनरल्स कंपोजिशन भी देखा जाता है। और मिनरल्स कंपोजिशन के अलावा आप कहेंगे वो जो पर्टिकुलर एरिया है उसकी सॉइल पीएच क्या है, जैसे जो हाईली एसिडिक सॉइल होगा वहां आप जानते हैं फर्टिलिटी कम हो जाएगी। जो सॉइल है उसकी पीएच अगर कंपैरेटिवली कम होगी, स्टैंडर्ड पीएच के अकॉर्डिंग अगर सॉइल का एग्जिस्टेंस होगा, तो डेफिनेटली वेजिटेशंस का जो ग्रोथ है वो बच्चों ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखिए एडेफिक फैक्टर सॉइल आप डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सॉइल का टेक्सचर हम बात कर रहे थे। इट इज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल एंड दैट फिजिकल स्ट्रक्चर कम्स इन द एग्जिस्टेंस ड्यू टू द साइज, प्रोपोर्शन एंड द अरेंजमेंट। ठीक है, तो बाकी ये कुछ टर्म्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं जो आपको दे रखी हैं, और ये जो टर्म्स हैं ये बहुत परफेक्टली आपको पता होनी चाहिए। जो टर्म्स हमने लिखी हैं, जैसे एक सॉइल टेक्सचर वहां मेंशन किया है, परकोलेशन वहां मेंशन किया है, आपको इसके अलावा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्लियर होनी चाहिए, सॉइल का कंपोजिशन पहले पता होना चाहिए, एग्रीगेशन मीन्स आप कह सकते हैं वो जो पार्टिकल्स और फॉर्म जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो एक साथ आते हैं, एग्रीगेट होते हैं। इसके अलावा वेजिटेशनल पैटर्न एक एरिया का जो है वो कैसे होना चाहिए। तो इन सब के बाद लास्ट में एनसीईआरटी में मेंशन करती है कि किसी भी पर्टिकुलर सॉइल सैंपल पे या सेडिमेंटेशन जो है, जैसे एक्वेटिक हैबिटेट की जो ऑर्गेनिज्म है, जो बेंथिक जोन है, उस बेंथिक जोन के ऑर्गेनिज्म का को भी कैरेक्टराइज एग्जैक्टली कौन करता है, वहां का सॉइल कंपोजिशन करता है। तो सॉइल कंपोजिशन या आप कहेंगे किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो वेजिटेशनल पैटर्न है वो सॉइल कंपोजिशन डिटरमाइन करता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। और सिमिलरली अगर मैं एक्वेटिक हैबिटेट को डिस्कस करूं तो एक्वेटिक हैबिटेट में भी हम ये कह सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के सेडिमेंटेशन कैरेक्टर या जो एक्वेटिक हैबिटेट है उसका जो सेडिमेंट लेवल है, उस सेडिमेंट के अकॉर्डिंग वहां के बेंथिक जोन के जो एनिमल्स हैं वो डिटरमाइन होंगे। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपने कंप्लीट किया एबायोटिक फैक्टर्स। थैंक यू, एंजॉय द इकोलॉजी।